हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया सबसे पहले। ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने सराउंडिंग में अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर उसमें वहां उसके आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास किसी मूविंग चार्ज को रखेंगे, मूविंग चार्ज को, तो उस पर फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज के ऊपर। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जो करंट कैरिंग वायर था उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड था, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है, मूविंग चार्ज पे लगाता है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था भाई। अब कितना फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आगे हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज मूविंग चार्ज को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये जो है आपकी ये डायरेक्शन है आपकी, इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करता है इस फील्ड के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा और कुछ और लाइनें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया गया कि अगर भाई इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा। देखो अभी हमने बात की थी कि जब कोई मूविंग चार्ज को किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर चार्ज आपका स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर मूविंग चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हमेशा उस पर फोर्स लगेगा, नहीं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज पाई गई कि हमेशा उस पर फोर्स नहीं लगता। जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अलोंग, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर इसके अलोंग वो मूव करेगा तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, नहीं, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो हमेशा फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है आपका ये। ठीक है, तो हमेशा उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर एंगल जीरो है वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा जीरो, फोर्स नहीं लगेगा मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो आपका जो फोर्स है, जब थीटा आपका क्या था, 0 डिग्री था, थीटा 0 डिग्री, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा वेलोसिटी वेक्टर के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मैक्स 0 फोर्स था, और जब एंगल था 90 डिग्री, जब आपका चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो एंगल हो गया बी में, और बी में 90 डिग्री, तब फोर्स कितना था, मैक्सिमम। उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगा उसके ऊपर जब आपका थीटा किसके बराबर था, 90 के बराबर था। तो इस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करवा के देखा गया, उसको फील्ड के अलोंग मूव करवा के देखा गया, फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवा के देखा गया, फिर देखा कि किस में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से डिपेंड करता है फोर्स थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर, ठीक है। दूसरा भाई, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज लेंगे, चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही फोर्स भी ज्यादा लगेगा उसके ऊपर। तो जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर डिस्कस किए हैं, थीटा, थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर बी को भी वेरी करवाएं, बी की स्ट्रेंथ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर बी ज्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे चार्ज को, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन फैक्टर की हमने बात की है। एक तो डिपेंड करता है, चार्ज अगर ज्यादा लोगे आप, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर एंगल 0 डिग्री है वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो फोर्स नहीं लगेगा, 0 लगेगा। अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब आपका मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। भाई अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, जो मूविंग चार्ज है, अगर उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो टोटल कुल मिला के 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, एक स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये सब देखा गया और एक्सपेरिमेंटली जो हमें रिजल्ट मिले, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी, उनके बेसिस पे ये थी हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ये सब चारों ऑब्जर्वेशन थी हमारी एक्सपेरिमेंटली। अब इनके बेसिस पे क्या बना दिया, एक लॉ एक फॉर्मूला बना दिया है इसका फोर्स का, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे थीटा को क्या लिखेंगे, देखो, जब एंगल 0 तो फोर्स 0, जब एंगल 90 तो फोर्स भी मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसीलिए क्या ले लिया मैंने, साइन थीटा ले लिया, क्योंकि साइन 0 पे 0 और साइन जब थीटा 90 हो जाएगा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने यहाँ पे साइन थीटा को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट का साइन लगाएंगे, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। मतलब इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, इतना फोर्स लगेगा। अब हम देखेंगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड में देखो, क्यू आपका स्केलर है, क्यू आपका क्या है, स्केलर है। वी बी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और इनटू साइन थीटा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो फोर्स को अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्केलर क्वांटिटी है बाहर एज इट इज, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अब इसमें इसके पास मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, और इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल आपका ये हो गया, क्या वी बी साइन थीटा ले लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो, अगर चार्ज आपका प्लस का है, अगर क्यू आपका पॉजिटिव है, इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव है, जैसे भाई किसी प्रोटॉन को मूव करवा दिया, किसी अल्फा पार्टिकल को मूव करवा दिया, तो चार्ज अगर आपका क्या है, पॉजिटिव है, अगर चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है, अगर चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है, अगर चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो चार्ज अगर आपका क्या है, पॉजिटिव है,
तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है, जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है, वही डायरेक्शन किसकी है? वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फोर्स की है, वही डायरेक्शन आपके F की है। तो वही डायरेक्शन आपकी किसकी है? फोर्स की है। अब देखो, अगर आप v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो v क्रॉस b की अगर निकाल सकते हो तो F की डायरेक्शन आप बहुत इजीली पता लग जाएगी आपको, क्योंकि अगर ये प्लस का है तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है वही डायरेक्शन किसकी है? F की है। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन, तो अगर आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी आती है तो आप F की डायरेक्शन पता आपको लग जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक बार मैं डिस्कस करूंगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? देखो, बहुत सिंपल सा रूल है, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना, देखो बहुत आसान है। अपना जो हाथ है ना, राइट हैंड, कौन से वाला हाथ? राइट हैंड। इसको देखो, इसको मैं मान लेता हूं पहला वेक्टर, इसको पहला वेक्टर मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर। ठीक है। तो अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर की तरफ ऐसे कर लो, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे कर लो। अब इस तरीके से करना है इसको, ऐसे कि अगर मैं फिंगर को फोल्ड करूं, अगर मैं फिंगर को बेंड करूं, फिंगर को अगर मैं बेंड करूं तो मेरी फिंगर्स दूसरे वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। किधर जानी चाहिए? दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अंगूठा, आपका अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा? v क्रॉस b की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है। पहले वेक्टर की तरफ अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच योर पाम अलोंग द फर्स्ट वेक्टर इन सच ए वे सो दैट if we fold or we bend our fingers, then they should be pointed along the second vector. Then the thumb will indicate the direction of v cross b. दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन यहाँ पे देगा। देखो, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान है अप्लाई करना इसको। ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोल्ड है। ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी किधर होगी? आपकी ऊपर की तरफ होगी, वेलोसिटी आपकी ऊपर की तरफ होगी। हमें क्या निकालना है? हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन निकालो किसकी? v क्रॉस b की। चलो एक बार मैं इसको ना चार्ज को प्लस का ही मान लेता हूँ, एक बार मैं इसको प्लस का मान लेता हूँ। ये प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ है। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन v क्रॉस b की होगी ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी? वही मैग्नेटिक फोर्स की होगी, अगर चार्ज प्लस का है तो। अब v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर की तरफ, पहला कौन? v, दूसरा कौन? b। पहले वेक्टर की तरफ अपना हाथ कर लो ऐसे। अब इसको ऐसे करूं कि ऐसे करूं या ऐसे करूं, कैसे करना है इसको? अपनी फिंगर ऐसे करनी है, तो कैसे करें इसको? इसको इस तरीके से करना है कि अगर मैं फिंगर को फोल्ड करूं, बेंड करूं, तो वो किधर जाए? दूसरे वेक्टर की तरफ जाए। भाई दूसरा वेक्टर किधर आपका? दूसरा वेक्टर आपका है अंदर की तरफ, तो अंदर ऐसे करना है इसको, इस हाथ को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे करूंगा तो फिंगर मेरी लेफ्ट में जाएंगी, ऐसे करूंगा तो फिंगर मेरी राइट में जाएंगी, ऐसे करूंगा तो मेरी फिंगर ऊपर की तरफ आएंगी। लेकिन सेकंड वेक्टर किधर है? आपका अंदर की तरफ है। तो इसको इस तरीके से करो कि अगर मैं फिंगर को बेंड करूं तो ये सेकंड वेक्टर की तरफ जाए, तो नीचे की तरफ जा रही है ना, तो अंगूठा, अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा आपको? v क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ये होगी v क्रॉस b की डायरेक्शन। और अगर चार्ज आपका प्लस का है तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है वही किसकी है? वही आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से निकालनी है आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अगर ये चार्ज माइनस का होता, अगर चार्ज माइनस का है तो जो डायरेक्शन v क्रॉस, अगर ये माइनस का है तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की है उसके अपोजिट है f की डायरेक्शन। अगर ये माइनस का है तो मैं किधर ले लूंगा? यहाँ पे फोर्स किधर हो जाएगा आपका? v क्रॉस b आपका इधर हो गया ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। आपका v क्रॉस b इधर आया था, तो ये किधर हो जाएगा? उसके अपोजिट, फोर्स लगेगा उसके अपोजिट।
तो इस तरीके से हमें निकालनी है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F = क्याऊ वी बी। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। इसमें क्या दे रखा है, देखो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास दे दिया, अल्फा पार्टिकल है, उसका मास कितना दे रखा है, उसका मास है 6.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना मास दे दिया उसका, ठीक है। और इसमें दे रखा है ट्रेवलिंग एट राइट एंगल, ट्रेवलिंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, राइट एंगल दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड से, वेलोसिटी उसकी, तो थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दे दिया इसने, उसकी स्पीड दे दी, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो, वेलोसिटी उसकी है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा वहां पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.2 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्याऊ वी बी साइन थीटा, क्याऊ वी बी साइन थीटा। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का जो एटम है, हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दो, तो जो बचेगा वो बचेगा आपका, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दी तो क्या बच गया, हीलियम की न्यूक्लियाई, हीलियम की न्यूक्लियाई बच गई, सिर्फ न्यूक्लियस बच गई हीलियम की, और इस हीलियम की न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 यूनिट चार्ज होता है, 2e, कितना चार्ज होता है 2e, तो चार्ज कितना हो गया इस पे, क्या हो यहाँ पे कितना हो गया 2e, 1e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और v कितना है आपका 6 इंटू 10⁵, ये v दे रखा है, इंटू b कितना यहाँ पे, b यहाँ पे है 0.2 टेस्ला, इंटू साइन थीटा कितना यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्याऊ v, ये तो क्या हो गया आपका v हो गया, ये b हो गया, ये साइन थीटा हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो फोर्स कितना आएगा यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, और आपको थीटा का ध्यान रखना है, और चार्ज सब वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब इसमें अब देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आया था F = क्याऊ वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से अगर मैं B की बात करूं, B, तो B किसके बराबर आ जाएगा, F/ क्याऊ वी साइन थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से हम B को डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि B आपका किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, B आपका फोर्स के बराबर है। कब, इफ क्याऊ = 1 कूलम, क्याऊ = 1 कूलम, v = 1 मीटर पर सेकेंड ले लो, और साइन थीटा कितना ले लो, साइन थीटा आपका 1 ले लो। अगर साइन थीटा 1 है, v आपका 1 है, ये आपका 1 है, तो b आपका f के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, या आप ऐसे बोलो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज, इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो उस पर फोर्स लगेगा ना, वो उसके ऊपर किसके बराबर है, वो मैग्नेटिक फील्ड, वहां का मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये ले लूं कि F को भी मैं 1 मान लूं, F को भी 1 मान लूं, तो आपका देखो यहां से हम इस फॉर्मूले से ना क्या कर सकते हैं, 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है जो टेस्ला है वो SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला SI यूनिट ऑफ फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला। तो यहां से टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी 1 ले लो, 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 ठीक है। तो ये 1 कितना हो गया, 1 न्यूटन, ये 1 कूलम, ये 1 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका थीटा 90 डिग्री। तो जो 1 टेस्ला है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम,
while moving at right angle to a magnetic field with a velocity of 1 मीटर पर सेकंड एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स। अगर कोई 1 कूलम चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और उस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर वहां पे फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है, तो वहां पे फील्ड कितना हो गया, 1 टेस्ला हो गया। ठीक है, तो यहां से 1 टेस्ला की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, गॉस। इसको कैपिटल जी से लिखते हैं, टेस्ला को कैपिटल टी से लिखते हैं। टेस्ला काफी बड़ी यूनिट है आपकी। टेस्ला मतलब 1 टेस्ला काफी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो टेस्ला में और इसमें क्या रिलेशन है, देखो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपको याद रखना है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये था आपका मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, और जो फॉर्मूला आपका आया था F इज इक्वल टू क्या, VB साइन थीटा, और उस फॉर्मूले से हमने 1 टेस्ला को डिफाइन किया। 1 टेस्ला की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो टेस्ला है, और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, गॉस है। तो ये चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इसके ऊपर करनी है।